My name is Dr. Anupam Vyas and I am working in Bumbhilkund University itself. I am here in engineering department, electronics and communication branch में हूँ. I did my BTech, then MTech and PhD, and then finally I joined Bumbhilkund University. And so right now I am here just to share my own experiences and what I faced problem during my PhD research work, and how computers can be useful for the applications of thesis means submission or thesis to find out the basic outcomes of the thesis. सबसे पहले मतलब एक बात से शुरू करेंगे कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर में कंफर्टेबल हैं. अच्छा, कंप्यूटर में कंफर्टेबल होने का मतलब ये नहीं कि आपने पावर बटन दबा लिया है, स्क्रीन हो गई है, आप उस पर व्हाट्सएप का बारकोड स्कैन कर दिया तो आपको चैट दिखने लगी, यू जस्ट क्लिक ऑन गूगल क्रोम, फेसबुक खोल लिया, लाइक डिसलाइक कर लिया. दिस इज नॉट द एक्चुअल यूज ऑफ कंप्यूटर. हाउ कैन वी यूज द कंप्यूटर इन रिसर्च? तो कंप्यूटर का यूज उतना ही नहीं जितना हम लोग जनरली करते हैं. देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब ROI पढ़ाते हैं बच्चे को, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि जब बाजार में आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल खरीदते समय हम उन फीचर्स का पैसा पे करना नहीं चाहते हैं जिन फीचर्स को हम शायद अपने पूरे मोबाइल की लाइफ स्पैन में कभी यूज ही ना करें. ठीक है ना? सपोज आपके मोबाइल में एक फीचर है जिसमें आप मोबाइल के अलावा उसको आप किसी पेजर से कनेक्ट कर सकते हैं, but you don't have any person in your surroundings or in your friend circle or in your relatives जो पेजर यूज करता है, जिसको इनबिल्ट करने के लिए किसी कंपनी को 700-800 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, and then that company is able to means inbuild that functionality. तो क्या हमें उस फीचर का पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बताता है कि we should not pay for that amount, that services which we are not using. We should always be very careful about these services and the money we are investing. The same thing is with the laptops or the desktops which we are using. In laptops or desktop, what we are saying, we are having a machine. That machine is having a very specific compatibility level. It can work, it can perform up to an extent, and for that we are investing around 30,000 rupees to 70 or 80,000 rupees depending upon the configuration. i3, i5, i7, 5th generation, 6th generation, 7th generation processors we are using. आज हम लोग बात शुरू करेंगे कि अगर आप अपने लिए एक मशीन भी खरीदने जाते हो तो वो तय करने से लेके कि हम कैसी मशीन खरीदें और कैसे हम अपने रिसर्च वर्क में उस मशीन को एक्सप्लॉइट करें. एक्सप्लॉइट जनरली एक नेगेटिव वर्ड लगता है, बट आई डोंट बिलीव इट इज अ नेगेटिव वर्ड. It is a positive word. We should exploit things. We should use optimum to the machines or to any electronic gadget which we are having around. So if you are able to exploit any machine, then only you are justified with its use. Otherwise, you are not using it properly. तो जब हम लोग बात करते हैं, मैं आपसे मतलब थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं. ये जो मतलब प्रोसेसर्स होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को क्या पता है? हम लोग सुनते थे कि सबसे पहले सेलेरॉन प्रोसेसर आता था, फिर डुअल कोर प्रोसेसर आया, फिर कोर टू डुओ प्रोसेसर आया, फिर ऑक्टा कोर प्रोसेसर आया. अब हम लोग i3, i5, i7 प्रोसेसर सुनते हैं. Maybe you are not connected to computer science or electronics, but as an educated person, आपसे छोटे भाई बहन घर के रिश्तेदार पूछ सकते हैं कि दीदी हम एक लैपटॉप ले रहे हैं, i3 7th जनरेशन ले लें या i5 फर्स्ट जनरेशन ले लें. आप उनको कैसे आंसर करते हैं बताएंगे? या क्या आपको लगता है कि ये जानकारी आपको होना चाहिए? जिस लेवल पे आप यहाँ बैठे हैं, आप UGC स्ट्राइट टेक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप डॉक्टरेट डिग्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जानकारी होनी चाहिए सभी लोगों को, होना चाहिए. ठीक. देखिए, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स को तो एक बड़ी बेसिक सी बात बताई जाती है कि कंप्यूटर ABCD भी नहीं जानता लेकिन वो कर सब लेता है. तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर ABCD नहीं जानता है लेकिन जानता सब कुछ है, तो हमारे कहने का सेंस ये होता है कि कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन बाइनरी डेटा. बाइनरी डेटा, ये शब्द सुना है आप लोगों ने? बाइनरी डेटा.
Binary means zeros and ones. Computer only knows zeros and ones, nothing more than zeros and ones. We can use various combination of zeros and ones. This is 0, this is 1. We have a lot of wires. Wires we call it bus. Buses हैं, buses मतलब दो ICs के बीच में इंटरकनेक्शन, दो मशीन्स के बीच में इंटरकनेक्शन. ये जो BGA केबल से कनेक्टेड है, this is a bus. This is a bus which is carrying signal from laptop to the projector. This is connected to the output port. So the output port is connected to this BGA cable. This BGA cable, BGA means video graphics array. This BGA cable is transferring signal to projector, and projector is amplifying those signals and making a picture in front of us. So something which is carrying data, it is called bus, right? Data is what? Data is nothing. Data is only the combination of zeros and ones. It may be 001, it may be 100, it may be n number of bits. 1000 times zeros, 1000 times 1, or alternate times zeros and ones, or there is no particular pattern between zeros and ones, but there is something which is a combination of zeros and ones. So computer knows zeros and ones only. First thing. I request you कि अगर आपको कुछ इसमें से key points लगे तो you can just note it down so that you can recall afterwards. So what is zeros and ones? Now tell me, there is a wire. This is the transmission port. This is the receiving port. I want to send one from this end to this end. How I can send? ये one कैसे travel करता है? तार के ऊपर one लिख देंगे क्या? तो one चला जाएगा. ये 0 1 तो हम लोग अपनी व्यवहारिक भाषा के लिए सोच के रखे हैं. ये 1 होता कैसे है? कैसे पता चलता है किसी वायर पे 1 है और किसी वायर पे 0 है? आप सभी ने घर में ट्विस्टेड पेयर केबल तो देखी होगी ना, बिजली वाली जो प्लग में लगी रहती है, कनेक्ट कर देते हैं, करंट उससे चला जाता है. उसके बाद अगर आपने घर में कभी मोबाइल को खोलते हुए देखा होगा तो एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिखाई देता है जिसपे बहुत बारीक पतली पतली लाइन बनी रहती है. वो जो पतली पतली लाइन है वो वायर्स हैं, और जो वो हरे रंग का बोर्ड है वो कहलाता है PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. PCB, it is printed circuit board. That printed circuit board is having a lot of lines on it, and those lines are actually wires. और अच्छी बात क्या है उन वायर्स के साथ, वो इतने पास भी होते हैं but they never get diffused. So there is never an issue of short circuit. शॉर्ट सर्किट कभी नहीं होता है. ये ICs मतलब ICs देखिए आप लोगों ने, एक ब्लैक कलर का ऐसा स्ट्रक्चर देखते होंगे, ये होता है ना, इस तरफ काफी सारी पिन्स लगी रहती हैं और इस तरफ पिन्स लगी रहती हैं. जितनी पिन्स इस तरफ होती है उतनी पिन्स इस तरफ होती है. इसको हम लोग बोलते हैं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट. तो इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बहुत सारे पतले पतले वायर्स हैं. वायर से हम लोग डेटा भेज रहे हैं. डेटा है 0-1 के फॉर्मेट में. तो आज एक बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, मतलब आज के टेकअवेज में से एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इन कंप्यूटर knows zeros and ones, and zero means 0 volt and 1 means 5 volts. If a wire is carrying 5 volt over it, it is considered as 1, and if a wire is carrying no voltage on it, it is called 0. तो कंप्यूटर जो भाषा समझता है उस भाषा को हम लोग 0 और 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, और 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 1 और 0 होते हैं जिनको हम लोग वोल्टेज के टर्म्स में बोलते हैं. कि किसी तार के अगर दोनों कॉर्नर्स पे हमने 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो इट इज 1, और अगर उसके अक्रॉस हमने 0 वोल्ट अप्लाई किया तो इट इज 0. देयर इज नो वोल्टेज. ठीक है ना. तो अगर जैसे हमने कहा कि आपने एक प्रिंट कमांड दिया और कंप्यूटर ने बहुत सुंदर सा A प्रिंट कर दिया, एक लेटर प्रिंट हुआ A, और A के लिए जो कोड है वो है 10101111. तो हम लोग कहेंगे कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम इन 8 पतले वायर्स पर ओके, तो अगर मार्कर दूसरा ठीक है, तो अगर हम लोग 8 पतले वायर्स पर ये कॉम्बिनेशन अपलोड कर देंगे 10
10 11 11, then this data will go inside the computer and computer will recognize this pattern as A. Computer don't know what is A, but when computer read this pattern, it will reflect in screen like this. So entire alphabet means all the alphabets, all the numbers from 0 to 9 or A to Z or whatever equal sign, greater than sign, or whatever sign you are seeing in computer, it is because it is only a design for computer which it reflects after reading a particular pattern of zeros and ones. ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक जानकारी है जो हमारे छोटे भाई बहन हम लोगों से पूछते रहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि कंप्यूटर खरीदते समय हमें क्या ध्यान रखना है? सर बारकोड से ज्यादा नहीं हो सकते हैं? हो सकता है, ठीक, अच्छा सवाल है। एक बात समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आए, हालांकि थोड़ा सा कठिन है। ये है 0 वोल्ट स्केल और ये है फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट स्केल। मैं लिखना चाहता हूं 1 तो मैं 5 वोल्ट इनपुट कर रहा हूं, मैं लिखना चाहता हूं 0 मैं 0 वोल्ट इनपुट कर रहा हूं। लेकिन एक शब्द होता है जो हमेशा रहता है, सदैव से लेकर आज तक, भगवान राम के जमाने से आज तक है, और शायद कभी हमारा क्वेश्चन आ चुका है, इज एरर। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू means encounter with an error. So how we deal with the error? We make a threshold voltage in between. I am sending 0, but because of some voltage fluctuations, because of some internal functioning, what may be possible? That 0 volt become 0.7 volt. Right? Because of some fluctuation, whatever reasons, semiconductor imbalance, तमाम तरह के reasons होते हैं, ये 0 volt से कितना हो गया? 0.7 volt हो गया। ठीक है, अब जब ये 0.7 वोल्ट हुआ तो ये वैल्यू कहां आ गई? यहां कहीं आ गई। अब हमारे पास जो डिकोडर है, डिकोडर तो दो चीज जानता है कि अगर 0 वोल्ट आएगा तो मैं कह दूंगा 0 और 5 वोल्ट आएगा तो मैं कह दूंगा 1। एक डिकोडिंग है हमारी। लेकिन इसमें क्या होगा? 0.7 वोल्टेज के लिए उसके पास कोई उसकी टेबल में कोई नंबर नहीं है। 0.7 को हम क्या बोलेंगे? तो 0.7 को कैसे हम लोग करेंगे? जो इस थ्रेशोल्ड के नीचे है वो नीचे राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, जो थ्रेशोल्ड के ऊपर है वो ऊपर राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। अगर हमारे पास 5 की जगह 4.3 वोल्ट आ रहा है तो भी कंप्यूटर उसको 5 समझ लेगा, और अगर 0 की जगह 0.7 या 1.7 भी आ रहा है तो उसको कहां पर राउंड ऑफ करेगा? 0 पे लाकर राउंड ऑफ करेगा। यहां कितना आया हमारा थ्रेशोल्ड? 2.5, 0 और 5 के बीच में 2.5 होगा मिडिल वैल्यू। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ एरर्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो एक्चुअल वैल्यूज पर थ्रेशोल्ड से ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। हमारे पास थ्रेशोल्ड कितना है? 2.5 वोल्ट का है। वी कैन एब्सॉर्ब मैक्सिमम 2.5 वोल्ट एरर। If the value of error is up to 2.5 volt, we are not going to make any mistake. Even 2.4 we can round off to 0 and our data will be correct. But still, if I am sending 0 volt or by some reasons it becomes 2.7 volt, there you will round it off. To 5, you have sent 0, it has been decoded as 1, the data is correct. This is known as data corruption. डेटा करप्ट कब होता है? डेटा करप्ट होता है जब आपके एरर की वैल्यू आपके थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार कर जाए। इसीलिए जितने भी ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, जो इसरो, डीआरडीओ, बार या हाई इन्वेस्टमेंट या हाई सिक्योरिटी रीजंस के लिए बनाए जाते हैं, उनमें 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 या 5 वोल्ट का यूज ना करते हुए 0 को रिप्रेजेंट -15 वोल्ट से किया जाता है और 1 को रिप्रेजेंट +15 वोल्ट से। थ्रेशोल्ड कितना है? 0 तो बीच में है। थ्रेशोल्ड वैल्यू में कितना है? थ्रेशोल्ड के 700 -15 में से 15 घटाओ, -15 में से 15 घटाओ, -15 में से 15 घटाओ, -30 आया ना? या आप इस पॉजिटिव वैल्यू में से 15 में से -15 घटाओ, कितना आएगा?
हमारे पास अब जो सेफ्टी एस्पेक्ट है इट इज 30 वोल्ट लॉन्ग। 15 वोल्ट का मार्जिन हमें यहाँ मिल रहा है -15 से 0 आने में, और फिर 0 से +15 आने में 15 वोल्ट का मार्जिन यहाँ मिल रहा है। 30 वोल्ट दूर है दोनों चीजें। क्या एरर की संभावना बचेगी? एरर भी इतना बड़ा नहीं आ सकता ना कि 15 वोल्ट पार कर जाए। ये तो पॉसिबिलिटी है कि 2.5 वोल्ट पार कर जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 15 वोल्ट भी क्रॉस कर। तो जब हम दोनों की एक्सट्रीम वैल्यूज को अलग अलग कर देते हैं, तब जो हमारे पास थ्रेशोल्ड मार्जिन होता है वो ज्यादा है। तब थ्रेशोल्ड मार्जिन ज्यादा होता है और हमारे पास एरर आने की संभावना कम है। The safety aspects are increasing, the probability error is decreasing. ठीक है ना? तो जो हमारे बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वहां पर हम लोग अपने सेफ्टी मार्जिन्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, -15 वोल्ट और +15 वोल्ट। लेकिन जो हमारे नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं जिनमें कुछ सेफ्टी कंसर्न नहीं है, उनको हम लोग 0.5 वोल्ट पे कर ही सकते हैं। अदरवाइज ये मशीन थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो गवर्नमेंट तो मशीन परचेज कर सकती है, लेकिन हम और आप परचेज नहीं कर सकते। तो इंजीनियरिंग या रिसर्च का एक और बहुत बड़ा मोटिव होता है टू मेक द थिंग्स कंप्रोमाइज्ड। मतलब आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किस मटेरियल की होती है? हाईएस्ट कंडक्टिव मटेरियल इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट कंडक्टिविटी। हिंदी मीडियम वालों के लिए सुचालकता, सुचालक मेटल्स होते हैं। कौन से मेटल्स? कौन सा मेटल हाईएस्ट कंडक्टिविटी? यहां से आप 100% करंट भेजिए, यहाँ पर 99.99 करंट मिलेगा। हाईएस्ट कंडक्टिविटी बोलिए इसमें क्या है? किसने गोल्ड कहा था? गोल्ड इज द राइट आंसर। गोल्ड का जो AU से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में, एंड गोल्ड इज द राइट आंसर। गोल्ड जो है ये हाईएस्ट कंडक्टिव मेटल है, फास्टेस्ट कंडक्टिविटी है, मिनिमम करंट वोल्टेज लॉसेस है। क्या हमारे घर में सोने की फिटिंग होती है? नहीं होती। क्यों? तो सबसे अच्छा वो है तो उससे करेंगे ना, फिजिबल है ना। हमारे बजट में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पा रही। सेकेंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी सिल्वर, हम लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। थर्ड हाईएस्ट कंडक्टिविटी कॉपर करते। फोर्थ हाईएस्ट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम करते। तो कंडक्टिविटी और कॉस्ट के बीच में हम लोग एक सामंजस्य स्थापित करते हैं और ऐसा करते हैं कि वो काम भी चल जाए और हमको हमारी जेब पे असर भी ना। तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर्स की या किसी मटेरियल की, तो आपको जानने की खुशी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सुपर कंप्यूटर्स दे हैव गोल्ड वायरिंग। पूरा कंप्यूटर के अंदर जितना भी वायरिंग होती है वो गोल्ड की होती है। अब आप ये मत सोचिए काश हम इस ऑफिस में होते थे तो बाहर घर पे ले आते हो, ऐसा नहीं है। वहाँ कैमरे लगे रहते हैं, तो चोरी करना ठीक बात नहीं है। तो सारे सुपर कंप्यूटर्स के अंदर जो वायरिंग होती है वो गोल्ड वायरिंग होती है, जिससे कि सिग्नल फास्टेस्ट ट्रेवल करे, सेफेस्ट ट्रेवल करे और हमारा जो जितने भी करंट या वोल्टेज लॉसेस हैं ये मिनिमम। ठीक है, चलिए दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, ये चीजें आप कई बार सुनते होंगे, जब लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन देखने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि सर इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, इसमें 1.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, या इसमें कुछ मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर आपको क्या बताता है? आप कैसे पता लगाते हो कि हमें किस फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी का लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर, इवन नाउअडेज मोबाइल फोन आल्सो, आपको कौन सा खरीदना चाहिए? Any guesses about this?
हाई फ्रीक्वेंसी का लेना चाहिए, हम्म, तो हाई फ्रीक्वेंसी का लेना चाहिए जो कि डेटा इनपुट आउटपुट को फास्ट प्रोसेस कर सके। ठीक है, मतलब आंसर इज करेक्ट, द रीजन इज नॉट दैट एप्रोप्रिएट बट स्टिल द आंसर इज करेक्ट, वी शुड प्रेफर द हाई गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, but I want to tell you the reason also, because if somebody is asking you sir or when why I should go for 2.4 gigahertz, then you must know the reason also. ठीक है, चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर एक चीज जो आपको हमेशा मिलेगी, सबसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक, दैट इज क्लॉक। ठीक है, क्लॉक को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो समझिए। वी आर रिप्रेजेंटिंग क्लॉक इन दिस, दिस इज क्लॉक which is continuously going tick tock tick tock tick tock, whether we are doing something or not doing something, the clock is never stopping to anyone, right? Clock is going. हम सभी लोग भी क्लॉक से सिंक्रोनाइज रहते हैं, हम सभी अलग अलग जगहों पर होते हैं, लेकिन पता चलता है कि 2 बजे क्लास है, so we all are synced with the clock and with the synced value we all gathered. Finally the class is going on or whatever we are doing, we are synced with the help of clock. Similarly, in the laptops, desktop, and mobile phones, all the activities, whether they are data processing, data manipulating, or whatever, they are synchronized with the help of clock. Clock is something which is continuously running behind the screen. You are having no concern with it, but still it is synchronized everything good. It is synchronized everything good. You don't know what it is doing all the time. जैसे माँ बाप होते हैं सब हमारे लिए करते रहते हैं, पता नहीं चलता है, ऐसी क्लॉक होती है बेचारी सब करती रहती है और हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत कुछ हमारे लिए करती है। क्लॉक में when the voltage is rising from 0 to 5 volt, it is called positive edge. When the voltage is remaining from 5 volt to 5 volt, it is called as level edge. And when the voltage is coming 5 volt to 0 volt, it is called as negative edge. Positive edge, level edge और negative edge, 3 एजेस होती हैं एक क्लॉक पल्स से, और फिर यही क्लॉक पल्सेस इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे चलती रहती हैं, तो वो पूरी एक क्लॉक सर्किट बन जाती है। ठीक है ना। आपने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया जिसमें आपने कहा 5 और 4 इन दोनों को ऐड करो। 5 और 4 ये दो वैल्यूज हैं, इन वैल्यू को ऐड करके आंसर। सारे प्रोसेस क्लॉक से सिंक हैं। कुछ मशीन्स पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होती हैं, कुछ मशीन्स नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होती हैं, कुछ मशीन्स लेवल एज ट्रिगर्ड होती हैं। ट्रिगर्ड मतलब वो इंस्टेंट जब वो मशीन काम करेगी। ठीक है ना। 90% मशीन्स नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, आपने कभी सोचा है कि बल्ब ऑन और ऑफ होता है, लेकिन लैपटॉप टर्न ऑन या टर्न ऑफ होता है? ऐसा क्यों? सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टर्न ऑन या टर्न ऑफ क्यों होते हैं, ऑन ऑफ क्यों नहीं होते? टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? हाँ, मतलब वो टर्न ऑफ लिखा है ना, वो टर्न ऑफ भी हो रहा है, टर्न ऑन भी हो रहा है, उसका रीजन देखिए। अब वो सब समझाते जाएंगे तो पूरा हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा देंगे, लेकिन पूरा समझ लीजिए, जिस भी चीज में सेमीकंडक्टर यूज होगा, सेमीकंडक्टर, वो चीज टर्न ऑन होगी और टर्न ऑफ होगी, और जिस चीज में सेमीकंडक्टर नहीं होगा वो ऑन या ऑफ होगा। बल्ब में फिलामेंट होता है, सेमीकंडक्टर नहीं होता, बल्ब ऑन या ऑफ होता है। लेकिन लैपटॉप, मोबाइल फोन जिनमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो टर्न ऑन या टर्न ऑफ होते हैं। और दुनिया में जहां भी आपको ये दिखाई दे आईसी, ये सेमीकंडक्टर की ही बनी होती है।
और अगर कोई आपसे पूछता है कौन से सेमीकंडक्टर की, तो कह देना ये जर्मेनियम की होगी या सिलिकॉन की। दो ही सेमीकंडक्टर हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा चलते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। यू कैन बी श्योर कि जर्मेनियम या सिलिकॉन ये दो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनसे सारी आईसीज बनी होती है। चूंकि सेमीकंडक्टर की मशीन है इसलिए ये मशीन टर्न ऑन होगी और टर्न ऑफ होगी, ऑन या ऑफ नहीं। तो देखिए अब आपने कहा कि 5+4 करना है, आंसर चाहिए आपको आपके मशीन से। आप 5 फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये मशीन जिसमें हम इसको यूज कर रहे हैं दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर। पहली नेगेटिव एज आएगी, पहला डेटा मशीन के अंदर, दूसरी नेगेटिव एज आएगी, दूसरा डेटा मशीन के अंदर, तीसरी नेगेटिव एज आएगी, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है मशीन को ये पता चल गया, चौथी नेगेटिव एज आएगी और आपका आंसर 9 डिस्क्रीट। एक प्रोसेस को करने में 4 टी स्टेट, इनको कहा जाता है टी स्टेट्स, जितना टाइम लगता है वो कहलाती है टी स्टेट्स। 4 टी स्टेट्स खर्च to make a 5+4 is equals to 9, the computer consumed 4 t states और 4 t states पर उसका आंसर आ गया। एक छोटा सवाल आप लोगों से बताइए, इसमें किस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? वेवफॉर्म नंबर 1 और वेवफॉर्म नंबर 2 इसी था ना? सेकंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी कम है। हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज 1/t। एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर जो वेवफॉर्म जितनी बार अपने आप को रिपीट कर लेती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब आप बताओ, यही ऑपरेशन ध्यान से देखो, ऊपर वाली वेवफॉर्म की 4 टी स्टेट देखो और नीचे वाली वेवफॉर्म की 4 टी स्टेट देखो, कहां पर 4 टी स्टेट जल्दी आ जाएंगी? नीचे। तो ऑपरेशन किसमें तेज रहेगा? नीचे, क्योंकि मशीन है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। यहां पर 4 नेगेटिव एज कमा लेंगे, 1 2 3 4। यहां पर काम खत्म होगा, यहां में 1 2 3 4 काम यहीं पे खत्म हो गया। कितना टाइम बच गया? तो हम क्या कहेंगे कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर खरीदना है। हाई फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर खरीदना है so that we get number of negative edges quickly so that we can get the answer quickly. Because nowadays speed is money, speed is everything. We don't want to wait for anything. हमने गूगल पे कुछ लिखा है and the web page should be in front of us immediately. We wish, right? तो हमें चीजों को क्विक करना है, ठीक? तो एक फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके पास? आप हाँ कुछ पूछें इससे? हाँ मोस्ट ऑफ द मशीन आर नेगेटिव है, ठीक, राइट आंसर, राइट क्वेश्चन। Why most of the machines are negative edge triggered? This answer is connected with turn on and turn off. देखिए, जो ICs होती हैं, ये ICs एक सेमीकंडक्टर का वेफर होती है। ये काले रंग की होती है ना, दिस इज अ सेमीकंडक्टर वेफर। इस सेमीकंडक्टर वेफर पर कंडक्टिविटी कैसे मिलती है पता है आपको? Why metals are conductors and why wood is a insulator? क्यों होता है ऐसा कि लकड़ी कुचालक होती है, लोहा सुचालक होता है? क्यों? क्यों लाभ है? बताइए, ऐसा कैसे होता है कि लकड़ी कुचालक है और लोहा सुचालक है, मतलब कंडक्टर इंसुलेटर? क्यों नहीं होती? सर क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप होता है बहुत ज्यादा। आप किस बैकग्राउंड से? केमिस्ट्री। सही आंसर आपको पता। आप लोग कौन से बैकग्राउंड से आते हो? कुछ आर्ट बैकग्राउंड से लोग भी हैं क्या? कॉमर्स से हैं। ये कॉमर्स वाले तेज होते हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो पता होना चाहिए वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरवर्ड एनर्जी गैप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंपल चीजें आनी चाहिए। कोई मेटल कब कंडक्टर कहलाता है, कब इंसुलेटर कहलाता है? देखिए,
पानी से लेके प्लास्टिक तक, मेटल से लेके एयर तक जो हमारे बीच में है, हर चीज या तो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। जैसे हवा क्या है? हवा इंसुलेटर है। कैसे एग्जाम्पल दें आप लोगों को, तुम जानते हो शायद, वो जो गाड़ी का प्लग होता है जिसको कचरा आया था साफ करने से, उस प्लग के बीच में मतलब एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर लगा रहता है, दोनों के बीच में एयर होती है, फिर भी स्पार्किंग भी पास कर जाती है, जबकि एयर तो इंसुलेटर है। वो कैसे होता है? अगर एयर इंसुलेटर है तो गाड़ी के प्लग में किक मारने पर दो दूरी पे स्थित पॉइंट्स के बीच में भी करंट ट्रेवल कर जाता है। चलो ठीक है, 2 मिनट से खर्च करते हैं लोग। देखिए समझिए दुनिया में हर चीज, कॉटन से लेके वुड तक, पर्दे के कपड़े से लेके पानी तक, हवा तक, हर चीज का एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, ये सब चीजें हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे आउटर मोस्ट चीज है उसका एक स्ट्रक्चर होगा, एक कॉन्फिगरेशन होगा। उसके आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कंडक्टिविटी के लिए अगर हमें कोई चीज चाहिए है तो वो चाहिए है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कहलाते हैं जो किसी होल के साथ पेयर्ड नहीं होते हैं। दे आर फ्री, दे आर नॉट बाउंड विद एनी मींस होल। अब क्या होगा? अगर वो बाउंड होंगे तो आपको कोई एनर्जी देना पड़ेगी, आप उन्हें हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो वो अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फ्री हो जाएंगे, फिर कंडक्टिविटी करने लगेंगे। अदरवाइज अगर उनका वो फ्री है पहले से ही तो आप सीधा उनको चार्ज दोगे और वो कंडक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये एक लोहे का मार्कर होता और हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट टच कर रहे होते तो बिकॉज दिस इज ऑफ आयरन, इट हैज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से करंट को लेके यहाँ की तरफ आगे बढ़ जाते और इस तरफ करंट ले जाते। लेकिन अब क्या है? अब स्थिति ये है कि ये प्लास्टिक का है, हमने यहाँ पर करंट लगाया, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ का करंट यहीं रुक गया। अब हम जबरदस्ती करना चाहते हैं इस प्लास्टिक के साथ कि तुम कंडक्टर बनो। कंडक्टर बनने के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपलसरी है। इस प्लास्टिक में बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये दोनों बैंड एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के नजदीक हैं। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसमें से थोड़ा सा तापमान या उसके आसपास की सिचुएशन चेंज करके हम बैलेंस बैंड को कंडक्शन बैंड में भेज देते हैं तो वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है। लेकिन प्लास्टिक की विशेषता है कि इसके कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में इतना गैप है कि ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये प्लास्टिक जल जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं भेज पाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इसको 20 जूल की एनर्जी चाहिए है ट्रांसफर करने के लिए तो उतनी एनर्जी जो हम इसको देंगे उसके पहले ही प्लास्टिक मेल्ट कर जाएगा। ये रीजन है। ऐसा नहीं है एक स्थिति हमेशा आप ऐसे बना सकते हो कि ये कंडक्टर बन जाए। पानी भी कंडक्टर है, हम कहते हैं डिस्टिल वाटर कंडक्टर है, सॉरी इंसुलेटर है, लेकिन मिनरल वाटर कंडक्टर है बिकॉज़ मिनरल्स कैरी चार्जेस। तो वो चीजें अलग हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि टर्न ऑन टर्न ऑफ क्या होती है। जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हैं अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फोन का, तो ये सेमीकंडक्टर वेफर जो सेमीकंडक्टर का बना होता है, समझ लीजिए एक है इंसुलेटर, एक है कंडक्टर। इंसुलेटर कुचालक, कुछ भी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को तुरंत पास करेंगे। इन दोनों के बीच की कड़ी है सेमीकंडक्टर, जिसका जब मन होगा तो करंट पास नहीं करेंगे, जब मन होगा तो करंट पास करेंगे। मतलब मन से मतलब ये है कि उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप उनको वो कंडीशन दे दोगे तो वो करंट को पास कर देंगे, अगर आप वो कंडीशंस नहीं दोगे तो करंट को पास नहीं करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है डायोड। डायोड शब्द सुना आप लोगों ने? ये इसका बेस्ट एग्जांपल है।
ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी है, ये एन है, ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। If P is connected to positive and N is connected to negative, it will work as a conductor. If P is connected to negative terminal and N is connected to positive terminal, it will behave as insulator. अगर कनेक्शन ये है तो डायोड नहीं है, तार है। अगर कनेक्शन ये है तो डायोड नहीं है, ओपन सर्किट है। देखते रहो जब करंट आए तो जाएगा ही। अच्छी बात बताइए, ये जो बल्ब लगाने वाला होल्डर होता है, उस होल्डर से हमने बल्ब को हटाया, स्विच ऑन कर दिया बल्ब का, वहां करंट होगा कि नहीं होगा उस होल्डर में? होगा। बट जब क्लोज नहीं होगा सर्किट तो करंट तो होगा। यस इज द राइट आंसर। करंट एक बहुत समझदार चीज है। आप जब भी करंट के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, कुछ रेजिस्टेंस लगा है और ये सर्किट यहाँ से ओपन कर दी, ये बैटरी लगी हुई है, ईएमएफ सोर्स लगा है। क्योंकि यहाँ सर्किट ओपन है तो करंट यहाँ से निकलेगा ही नहीं। जब तक करंट को क्लोज लूप नहीं मिलता है, नीड अ क्लोज लूप कि प्लस से निकलेगा तो माइनस पे पहुंचना चाहिए, अगर नहीं पहुंच रहा है तो हम चलेंगे ही नहीं। हमने कहा बीटेक में पूछा बच्चे से, बताओ इसमें करंट है कि नहीं है? थोड़ा सा करंट है, बिल्कुल है। हमने कहा नहीं है, थोड़ा सा छू के देख लीजिए क्या मालूम चल जाएगा करंट है कि नहीं है। तो छूने में तो करंट लगता है, करंट है इसका मतलब। फिर हम लोग पढ़ते ही हैं कि नहीं होना चाहिए। कैसे है? तो क्लोज और ओपन केस में अगर हम करेंगे तो अर्थ चल जाती है, तो क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टिंग होती है। हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही। वहाँ करंट नहीं है, वहाँ करंट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको छूते हैं तो हमारी बॉडी टच से, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर, तो हमारे टच से वो सर्किट पूरा हो जाता है और करंट कुछ यूजीसी स्ट्राइड के बच्चों ऐसा थोड़ा होता है कि अगर एक बार निकलेगा तो समय लगेगा उसे पहुंचने में, वो घूम घाम के आएगा सब जगह होते हुए। वो तो खट से चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, मतलब हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो वो तो आपने छुआ और करंट वहां पहुंचा, तो करंट हमको इसलिए वहां लगता है, ना कि इसलिए कि वहां पर होता है। ठीक है, तो a closed circuit is important, otherwise current will not travel। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर से वापस इसी सवाल पे आते हैं। टर्न ऑन क्या होता है? आईसी है, आईसी बनी है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर है दो, जर्मेनियम और सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर्स का एवोल्यूशन बहुत पुराना नहीं है, 20-30 साल पुराना है। कुआलालंपुर नाम की एक जगह है जो देश गरीबी से जूझ रहा था, जिसके खाने पीने के मुहताज थे वो लोग, लेकिन अचानक से सेमीकंडक्टर से मर्ज हुए। सेमीकंडक्टर की इस विशेषता को दुनिया ने देखा कि मतलब ये यार एक जादू हो गया कि हमें ऐसा मटेरियल मिल गया जिसको हमें, सुन लो, दो चीजें होती हैं, एक होती है मैकेनिकल स्विचिंग और एक होती है लॉजिकल स्विचिंग। मैकेनिकल स्विचिंग और लॉजिकल स्विचिंग। जब हम ये स्विच आके बंद करते हैं तो ये मैकेनिकल स्विचिंग, एक तार था जो हमें दबाने से छिल गया था, तो करंट जा रही थी, हमने दोबारा दबा दिया तो वो तार अलग हो गया, ये टच बंद हो गया, तो लूप खत्म हो गया और पंखा बंद हो गया। ठीक है, दिस इज मैकेनिकल स्विचिंग। चला दो। लेकिन लॉजिकल स्विचिंग क्या है? मैकेनिकल मूवमेंट कुछ ना, फिर भी सर्किट ऑन और ऑफ होता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल स्विचिंग। और इसी लॉजिकल स्विचिंग में पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की दुनिया को बढ़ता है। वो लॉजिकल स्विचिंग डायोड से हो जाती है, ट्रांजिस्टर से हो जाती है, और डायोड ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बने होते हैं? सेमीकंडक्टर से। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, ultimate part is a cell. Similarly, semiconductor are the root point of all the development which is happening. तो लॉजिकल स्विचिंग जो की है वो किसने की है? सेमीकंडक्टर से। दीपावली पे घरों में हम लोग वो झालर लगाते हैं लाइट वाली, ऐसे चमकती रहती है, चम चम चम। राजू श्रीवास्तव बन के दिखाता है झालर, देखा आपने? होती है ऐसी ऑन ऑफ। तो क्या घर का कोई आदमी रात भर खड़ा होकर स्विच ऑन ऑफ करता रहता है? तब वैसे होती रहती है ना? या तो ये सस्ती झालर ले आओ, उसका प्लग लगा दो, रात भर खड़े होकर ऐसे ऐसे करते रहो,
तो मोहल्ले वालों को लगेगा कि क्या महंगी झालर लगी है, कभी चलती है कभी बंद होती है। और या उसमें एक 30 रुपए की डिब्बी लगती है, उसके अंदर 2 डायोड लगे रहते हैं और वो अपने हिसाब से सर्किट को ऑन ऑफ करता रहता है। आपकी सप्लाई कंटिन्यूसली आती है, लेकिन वो ऑन ऑफ कौन मैनेज करता है? सेमीकंडक्टर डायोड्स मैनेज करता है। तो ये लॉजिकल स्विचिंग और मैकेनिकल स्विचिंग में जो बड़ा परिवर्तन आया है, ये मतलब हर चीज में हम लोग प्रोग्रेसिव हैं, सिर्फ किसी मैटर में नहीं है। पहले आप लोगों ने अगर देखा हो तो रेलवेज में जो लीवर मैन होते थे, अगर हमें ट्रैक चेंज करना है किसी ट्रेन का, तो लीवर मैन होता था, वो पूरी ताकत से लीवर खींचता था, वो लीवर इंटरकनेक्टेड होकर 200-300 मीटर तक पटरी को शिफ्ट करता था, मतलब ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं। अब PLC SCADA सिस्टम्स आ गए हैं, छोटा सा बटन है, दबा दो, वहाँ सर्वो मोटर्स लगी हुई हैं, वो मोटर घूमती हैं तो पटरी को साथ साथ आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है कि पटरी एक्चुअली भी मिली है कि नहीं। इसमें कई बार ऐसा होता था कि आपने तो लीवर खींच दिया, लेकिन अगर जो कनेक्टिंग शाफ्ट है आपने यहाँ लीवर खींचा है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पटरी को मिलना है, तो या तो आप दौड़ के जाके देखते हो कि वो मिली भी है कि नहीं, या सिर्फ आपने खींची भी है, या भगवान भरोसे रहो। तो अब लेकिन ऐसा भी होता है कि वो पटरी मिल भी जाती है और एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ काम हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट हर फील्ड में। तो जब हम टर्न ऑन की बात करते हैं तो IC सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है, और सेमीकंडक्टर्स की एक विशेषता होती है कि दे नीड few seconds, it can be milliseconds, microseconds or nanosecond also, depending upon the processor which we are using. It needs some time to spread free electrons uniformly over the IC. अगर कहीं इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, कहीं इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो कहीं कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कहीं कंडक्टिविटी कम होगी. We have to wait for a while so that these free electrons should spread over the surface uniformly. Then we start processing. So this is the time we are giving to our machine to get started properly. यहाँ से लेके यहाँ. That's why they are turning on or turning. ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी का आप फंडा समझ गए कि कैसे हम लोग कंप्यूटर जब लेने जाएंगे तो कैसे पता लगाएंगे कि हमें कौन सा कंप्यूटर लेना है, हम फ्रीक्वेंसी को जजमेंट करेंगे. ठीक है. सेकंड, अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर्स. प्रोसेसर का हम आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देके समझाएंगे कैसे प्रोसेसर्स में चेंजेस आए हैं. आप सभी ने ये शब्द सुना है, माइक्रो प्रोसेसर. लैपटॉप्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जिसको हम लोग MIPI लिखते हैं शॉर्ट में, या माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जिनको हम लोग MIPC लिखते हैं. माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स, they are the heart of the computer. They are doing all the exercises for computer, whether it is data manipulation, data modification, data traveling, whatever happening, it is happening on the basis of microprocessor or controller. ये दो सर कौन सा उसको ना बुरा लग गया होगा. माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, आप सब लोग मतलब कब के बॉर्न में लगभग, जैसे मैं 83 बॉर्न हूँ, आप लोग तो 90 के बाद के हो ना सर, 95 96. तो आप लोगों ने नोकिया 3310 का नाम सुना है? नोकिया 3310 सुना है, देखा है? जिसको मतलब आपकी टोकरे के काम में मिला सकते थे अगर आप यहाँ कॉलेज में मिल रही है. रिलीज में देखा एक फोन आया था नोकिया 3310. पहले सारे फोन्स मिलते थे बाजार में, सैमसंग के भी, मोटोरोला के भी, नोकिया के भी. लेकिन ये फोन आया
और इस फोन के आने के बाद बाकी सब फोन बिकने लगे, सिर्फ एक ही फोन बिकता था नोकिया 33। मतलब जो भी बाजार जाएगा वो यही लेके आएगा, थोड़ा बड़ा आदमी होगा तो 33 का अंदर रहेगा बस। ऐसे ही एक माइक्रो प्रोसेसर है, उसका नाम है 8085 और 8086। ये दो माइक्रो प्रोसेसर। पहले ये समझ लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे पुस्तकालय होता है ना, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, ऐसे ही माइक्रो प्लस प्रोसेसर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। There is no relation of micro world with 10 to the power minus 6. Here the micro world only representing small size. Because in that time, in early 80s, the processors were of big size. But when somebody made a processor with the help of IC, it was very small, it can process, so people call it surprisingly microprocessor. Wow, it's beautiful, it's so micro and it is processing. So it is called microprocessor. दुनिया की बहुत बड़ी दो कंपनीज थी, जिनमें से एक का नाम है जो आपने सुना होगा इंटेल, और एक कंपनी थी रॉकवेल इंटरनेशनल और एक कंपनी थी मोटोरोला। ये तीनों बहुत बड़े ब्रांड्स थे, तीनों बहुत बड़ी कंपनीज थी, दे आर डीलिंग इन द हार्डवेयर एप्लीकेशंस, और ये तीनों बहुत तेजी से बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर काम कर रहे थे टू डेवलप टू क्रिएट माइक्रोप्रोसेसर्स। Luckily, Rockwell got the first chance to create a microprocessor. After it, Motorola made some microprocessor. इसके बाद Intel ने कुछ microprocessors बनाए, 4004 बनाया। लेकिन जब तीनों का पैरेलल डेवलपमेंट चलता रहा, फिर एक समय आया कि Intel ने बनाया 8085 और ये दोनों कंपनीज बंद नहीं, मतलब उनकी बिक्री कम। वो इतना अच्छा प्रोसेसर बना। अब जैसे हम लोग कहते हैं, एक होता है RAC एनालिसिस, इट इज कॉल्ड रियल एप्लीकेशन क्लस्टर्स। रियल, अच्छा आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि कैलकुलेटर में प्लस का बटन बड़ा क्यों होता है? कंप्यूटर में स्पेस का बटन, कीबोर्ड में स्पेस का बटन बड़ा क्यों? इजी, कौन बताएगा इजी टफ? यूजर्स बताएंगे। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी, बात समझिए, अच्छी बात है, कोई भी आप हार्डवेयर डेवलप करते हो तो हार्डवेयर मार्केट में आने के पहले एक बहुत ही मतलब टीडियस प्रोसेस से गुजरता है। कोई भी कंपनी ऐसा कोई भी मटेरियल लॉन्च नहीं करती है बाजार में जिसको पहले वो अपने लेवल पे ट्राई नहीं करती। उसके बावजूद भी जैसे उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, 50 सजेशंस आ जाते हैं कि अगर इस चीज़ में ऐसा होता तो ये और बेहतर। जो पहला कैलकुलेटर बनाया गया था उसमें सारे बटन्स जो थे वो बराबर साइज थे। तब ये दिमाग किसने नहीं लगाया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ वी आर एडिंग थिंग्स। ये तब नहीं सोचा गया, लेकिन जब कैलकुलेटर को बनाया और उसको उन लोगों में बांटा गया जिन्हें कैलकुलेटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो दे हैव गिवन दिस इनपुट टू द डेवलपर्स, कैन वी मेक अ प्लस लिटिल बिट बिग so that we can see somewhere else and press the plus button। हमसे पॉसिबिलिटी का मूव बटन बड़ा रहेगा तो अगर दाएं बाएं भी उंगली जाएगी तो बटन वही दबेगा। ये इनपुट्स आते हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं। जैसे अगर आप हमसे कहें कि आप हमको एक शब्द दें चौकोर, और हमसे कहें कि रैंडमली जो भी आपके दिमाग में आ रहा है चौकोर चीज का नाम लेकर शुरू कर दें, तो आई कैन राइट 20-30 थिंग्स, बट देयर विल बी अ टाइम आई विल स्टॉप, मतलब माय इमेजिनेशन विल स्टॉप। और वही हम आपसे कहें कि चौकोर शब्द आप सबके लिए है, अब आप हमें कुछ भी बोलते जाओ, पूरा शाम हो जाएगी आपको कुछ ना कुछ बोलते रहो। क्यों? क्योंकि देयर आर 30-40 ब्रेन्स हु आर स्टॉर्मिंग एंड देयर इज वन ब्रेन व्हिच इज स्टॉर्मिंग। वी हैव लिमिटेशंस विद आवर थिंकिंग। तो हम लोग फिर क्या हुआ, किसी ने कहा कि यार ये कैलकुलेटर ऐसे सीधा रखा रहता है तो ऐसे उठ के देखना पड़ता है समेशन कितना है, तो मिनिस्ट्री को ऐसा कर सही डेवलप। और आप ये विश्वास मानिए सारी चीजें पेटेंटेड हैं, सब चीज पेटेंटेड है। अगर आपको स्क्रीन को ऐसे बनाना है तो आपको पहले उस पेटेंट होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, तब आप स्क्रीन को ऐसा बनाएंगे।
अगर आपको प्लस का बटन बनाना है तो आपको उस पेटेंट राइट वाले को पहले पैसे देने होंगे, तब आप वो फीचर्स को यूज कर पाएंगे। एक मोबाइल फोन, अगर आपको लगता है कि हम अपनी मोबाइल कंपनी खोल सकते हैं, तो एक मोबाइल फोन डेवलप करने में लगभग 2500 पेटेंट्स का एक्सेस आपको लेना पड़ता है लोगों से। आप एलिफेंट की स्पेलिंग अपने मोबाइल में गलत लिख के देख लो, वो सही कर देगा, ऑटो करेक्शन पेटेंट है। ये किसी के पास इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तब आप डिक्शनरी में फीचर आप डाल सकते हैं। आप 2 उंगली ऐसे करते हो, फोटो जूम हो जाती है, ऐसे पास लाते हो, फोटो श्रिंक हो जाती है, पेटेंट है। आप कीबोर्ड पढ़ते हो, आप ऐसे खिसकाते हो, पेज बदलते हैं, पेटेंट है। एवरीथिंग व्हिच वी आर सीइंग इज पेटेंट। तो बात क्या हुआ कि ऐसे धीरे 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 काम चलते चलते RSP वाला रियल एप्लीकेशन प्लस है, तो जैसे ही 8085 लॉन्च हुआ, हर जगह से एक ही माइक्रोप्रोसेसर निकलने लगा, उसका नाम है 8085। उसके बाद भी कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि अगर 8085 में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं तो ये और अच्छा हो जाएगा, और कंपनी ने उनकी बात सुनी, 8085 में चेंजेस किए और 8086 बनाया, और 8086 दुनिया का सबसे पॉपुलर माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है। अब वो समझिए कैसे। हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग प्रोसेसर से हमें क्या समझना है। ये है 8085। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। थोड़ा करेक्ट करोगे, थोड़ा करेक्ट करोगे, एक शब्द मिसिंग है। A meaningful set of instruction। ऐसा नहीं कुछ भी इंस्ट्रक्शन किसी एक बार ले लिए और कहा कि ये प्रोग्राम बन गया है। प्रोग्राम ऐसे नहीं है। प्रोग्राम का मतलब है a meaningful set of instruction is known as program। ठीक है। Program is made up of instructions। Few programs are 5 or 6 instruction long, and few programs are 5 lakh 6 lakh instructions in a PUBG, Blue Whale, सब गेम्स हैं। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कहाँ अपना बटन प्रेस करोगे तो कहाँ मुड़ेगा, तो कौन सा कमरा दिखेगा, कहाँ उसे फायर करना है, कहाँ फ्री फायर करना है। गेम्स करोड़ों इंस्ट्रक्शंस के सेट हैं, तब जाके एक गेम के ग्राफिक्स बनते हैं। तो छोटा ही प्रोग्राम हो सकता है कि अपन कैफेटेरिया में कॉफी पी रहे हैं, बड़ा भी प्रोग्राम हो सकता है कि रोज चल के कुछ खाते पीते हैं। प्रोग्राम कैन बी स्मॉल, प्रोग्राम कैन बी बिग, but ultimately how program takes place। समझिए, कंप्यूटर सबसे पहले जब प्रोग्राम को पढ़ना शुरू करता है तो उसे क्या करना है, तो वो पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। फैचिंग मींस टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। सबसे पहले आपको पहला काम यही करना पड़ेगा कि आपको पहला इंस्ट्रक्शन फैच करना है, आपको समझना पड़ेगा कि करना क्या है। तो माइक्रोप्रोसेसर 8085 क्या करता था? फैच इंस्ट्रक्शन 1, फिर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन 1। उसने पढ़ा, उसने किया, फिर उसने पढ़ा, फिर उसने किया, पढ़ता गया, करता गया, पढ़ता गया, करता गया, पढ़ता गया, करता गया, आखिरी में आखिरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद जो करना था वो कर दिया, पूरा एग्जीक्यूशन डन, प्रोग्राम रन हो गया। आपके कंप्यूटर पे जो भी आप सिमुलेशन चला रहे थे, कोई डेटा एनालिसिस कर रहे थे, तो वो हो गया। 8086 में क्या हुआ? fetch 1, execute 1, but while we are executing 1, we are
fetching 2, and now we are executing 2, and here is fetching 3. Now we are executing 3 and we are fetching 4. See how beautiful it is. Every time we are saving one T step. Earlier we are waiting to fetch, execute, fetch, execute, fetch, execute. But in 8086, while I am fetching the instruction 1, when I am executing the instruction 1, I am fetching the instruction 2. This is called pipeline. Pipeline. ठीक है? एक छोटा सा फंक्शन है रिसर्च में कई बार हम लोग इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं 5 + 4/9/3 + 4 ये सिंपल डिवीजन है या इसमें डिवीजन के पहले कुछ है डिवीजन के पहले एडिशन है हमें आज भी अपने मतलब बचपन में भूलते नहीं है हम जितने पढ़े थे बचपन में मतलब हमारा आचार्य ने हमारा था हम विद्या मंदिर में पढ़े थे बोर्ड पे ऐसा कुछ लिखा हमने 4 से 4 काट दिया ठीक किया नंबर दिया 5 से 8 उत्तर है बहुत मास तो मुझे नहीं पता ना वो बाद में सीखा फिर मेरी बात है कि पहले तो ये गलत है 5 + 4 + 9/3 + 4 अब देखिए इसमें रिजल्ट के पहले दो इंटरमीडिएट रिजल्ट है हम आपसे पूछे व्हाट इज द रिजल्ट 9/3 आपका जो आंसर है 3 होगा 3 × 9 इसमें ऐसा कर सकते to get a result we need to create two intermediate results we have to find out 5 + 4 + 9 18 4 + 3 7 this is known as intermediate result 1 this is known as intermediate result 2 now the microprocessor will bring IR1 upon IR2 then it will give the answer अगर आपका माइक्रोप्रोसेसर सिंगल कोर अगर आपका कंप्यूटर सिंगल कोर है तो पहले वो ऊपर का इंटरमीडिएट रिजल्ट बनाएगा फिर वो नीचे का इंटरमीडिएट रिजल्ट बनाएगा दोनों को डिवीजन करेगा आंसर अगर आपका लैपटॉप डुअल कोर है तो वो दोनों प्रोसेसर्स को एक साथ करेगा और आपको रिजल्ट व्हिच इज फास्टर obviously this is how we are getting knowledge about the cores quad core octa core आपने एक बड़ा प्रोग्राम दिया आपने कंप्यूटर से कहा इसे एग्जीक्यूट करो कंप्यूटर ने वो प्रोग्राम ले लिया उसको अपने हिसाब से 4 हिस्सों में तोड़ दिया और क्वाड कोर 4 जगह प्रोसेस चल रहा है काम एक ही है प्रोसेस 4 जगह चल रहा है जब सारे मॉड्यूल्स ने अपने काम कर लिए उसके सबको एक्यूमुलेट करके आपको आंसर देंगे क्वाड ऑक्टा कोर लेयर से 8 लेयर में काम चल रहा है आपने जो काम दिया है उसने उसको 8 हिस्सों में बांटा है और 8 हिस्से एक साथ काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली आपको कंपाइल करके रिजल्ट दे रहे हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसेस तो जितने ज्यादा कोर्स में प्रोसेस होगा उतना अच्छा माना जाएगा उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा तो ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं ये इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट होने के बाद हमें वेट नहीं करना अदरवाइज जो प्रीवियस सिस्टम्स थे हमारे उन प्रीवियस सिस्टम्स में हम लोगों को वेट करना पड़ता था कि कैसे हमारे कंप्यूटर को पहले वो एक रिजल्ट बनाएगा उसको सेव करेगा फिर दूसरा बनाएगा उसको सेव करेगा फिर जाके वो आपका दोनों चीजों का कंपैरिजन कर रहा है हमारे क्लास 4 बजे तक है ना उससे 4 है ठीक है तो आपको समझ में आया कि कैसे ये काम हुआ अब हम लोग बात करते हैं जनरेशंस
कैसे हम डिफाइन करते हैं कि आई शुड गो फॉर द i5 7th जनरेशन और i3 10th जनरेशन, कैसे हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने लिए अप्रोप्रिएट सिस्टम का बनाते हैं। देखिए उस बात को समझने के लिए क्लास सुनिए। जैसे मेरी जो पीएचडी है, मैंने एंटीना पर पीएचडी, जो एंटीना होता है ना, जैसे इस मोबाइल फोन के अंदर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना लगा है। एक फोन के अंदर लगभग 6-7 एंटीना होते हैं, एक ब्लूटूथ की रेंज के लिए, एक वाईफाई की रेंज के लिए, 2 सिम पड़ी है तो 2 एंटीना 2 सिम की रेंज के लिए, अगर आपके फ़ोन में इंफ्रारेड है तो उसके लिए। जब भी आप डेटा ट्रांसमिट या वॉइस ट्रांसमिट की बात करते हो, आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एंटीना से। एंटीनास आर सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। एक क्वेश्चन जो हमने पूरे अपनी 5 साल की पीएचडी में ऐसे लोगों से सुना जो टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे, कि कौन सा एंटीना सबसे अच्छा है। तुम तो एंटीना पीएचडी कर रहे हो, बताओ कौन सा एंटीना सबसे अच्छा है। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट जेन्युइन, ये क्वेश्चन ही गलत है। किसी भी चीज का अच्छा या बुरा होना हमारे रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स वेयर वी आर यूजिंग दैट एंटीना। अगर हमारा मूवमेंट है और हमें सिग्नल प्रॉपर चाहिए है तो ऑब्वियसली माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। लेकिन अगर हमें एक सस्ता एंटीना चाहिए और एंटीना हम फिक्स रख सकते हैं एक जगह पे, तो डिश एंटीना जो हमारे छतों पे लगे होते हैं। अगर हमें सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करना है, हमें मार्स पे सिग्नल भेजना है, तो हम लोग याग्यूरा एंटीना, मतलब आपके नया शब्द होगा, लेकिन हम एक अलग टाइप का एंटीना यूज करते हैं। इट डिपेंड्स कि हम किस एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं, हम उस एप्लीकेशन के अप्रोप्रिएट उस एंटीना को चूज करते हैं। सेम होता है लैपटॉप के साथ। आप सोच रहे हो कि हमारा छोटा भाई बहन 12th में आए हैं, उनके सिलेबस में कंप्यूटर सब्जेक्ट आ गया है, तो क्यों ना हम उसको एक लैपटॉप दिला दें, और आप उसको i7 10th जनरेशन एक लैपटॉप दिला देते हो, बिलीव मी यू आर वेस्टिंग 60-65 हज़ार रुपये का लैपटॉप आएगा और अल्टीमेटली उस पर बेचारा आपका भाई बहन जो भी होगा वो या तो जावा की वीडियो चलाएगा, या पावर पॉइंट बनाएगा, या वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करेगा, और आपने जितने चीज़ों का पैसा पे कर रखा है वो कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं। इट इज़ लाइक कि आपने एक लैपटॉप लिया जिसमें 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है, जिसके लिए आपने 3500 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, और आपके लैपटॉप में 10 साल तक कोई गेम ही नहीं किया, तो ऐसे रिसोर्सेज का पैसा देना वेस्ट है। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड फाइंड आउट आवर नेसेसिटीज, देन वी शुड फाइंड आउट व्हिच हार्डवेयर इज सूटिंग आवर डिजायर्स। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग काम करते हैं इंजीनियरिंग वाले, तो हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर चलाना होता है, जिस सॉफ्टवेयर में सारे कैलकुलेशंस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैटलैब। ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा एक सॉफ्टवेयर है। मैटलैब का ऊपर होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी, क्योंकि ये हर चीज़ को मैट्रिक्स बना के कैलकुलेट करता है। तो मैट्रिक्स लेबोरेटरी, इस मैटलैब में ये मैटलैब प्रोग्राम जो है खुद 18-19 GB का होता है। जब रन होके रैम में आता है तो ये पूरी रैम को कवर कर लेता है, और इसमें एक हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए है तेज काम करने के लिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि अगर आप कॉमर्स साइड से हैं या आर्ट साइड से हैं और आपको जिस लेवल की रिसर्च करनी है, जो आपको टूल्स उसमें चलाने हैं, दे नीड्स i7 और i5 कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग मतलब आप सभी पीएचडी कर रहे हैं अभी, आप सभी एमएससी हैं, कोई ऐसा है जो पीएचडी में एनरोल्ड है? आप एनरोल्ड हैं किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं? केमिस्ट्री से, फॉरेंसिक साइंस। ठीक, आपको कुछ वो मतलब हाई टूल्स चलाने पड़ सकते हैं। और कोई जो पीएचडी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि हम लोग किस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का उपयोग कर रहे हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए उसके सपोर्टिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, है ना। उस सपोर्टिव कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमें अपना हार्डवेयर परचेज करना है। आप में से कितने लोगों का मन ऐसा है कि पीएचडी करेंगे? सभी लोग पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर वाले बहुत परेशान करते हैं ना बचपन में, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ाई खत्म ही कर दो, पढ़ाई खत्म हो जाती है। पीएचडी इज द लास्ट डिग्री,
बस पढ़ाई खत्म हो गया, कुछ है नहीं पढ़ने को जो मैं पढ़ रहा था। हालांकि कुछ लोग आजकल पोस्ट डॉक करने लगे हैं, पीएचडी के बाद भी वो 1 साल, लेकिन वो इंटर्नशिप होती है, वो डिग्री नहीं है। यूनिवर्सिटी अवार्ड नहीं करती, वो कॉर्पोरेट फर्म्स अवार्ड करते हैं कि हाँ पीएचडी के बाद मैंने 1 साल में काम किया, जो काम पीएचडी में किया था उसमें इम्प्लीमेंट किया और वो अच्छे से काम किया, तो पोस्ट डॉक वाली चीज़ है। तो मतलब मेरा व्यक्तिगत कुछ ऐसा मानना है कि अगर हम बात करते हैं, अच्छा कभी आपने एक बात नोट की कि आज से 10 साल पहले 35,000 का लैपटॉप आता था, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ गया है लेकिन लैपटॉप 35,000 का। ऐसा नहीं हुआ कि लैपटॉप 10,000 का मिलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने 3310 का नाम नहीं सुना है, लेकिन नोकिया 6610 का नाम तो सुना है। मैंने चप्पल जैसा होता था वैसा भूल सा बहुत बड़ा आदमी बना था जिसका नाम जिसकी जेब से वो 6610 निकल जाता था, नोकिया उसकी है वो देखा होगा 6610 नहीं। हाँ तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनकम्पैटिबल होते। एक आप फोटो खींचेगा नॉर्मल फोन से तो फोटो करीब 2 या 3 MB की आएगी। एक फोटो आप DSLR से खींचेगा तो फोटो 22-23 MB की। जब हम स्टफिंग करते हैं, किसी भी चीज में अपग्रेड करते हैं, कैसे होता है कि कोई फोटो जूम करने में बिल्कुल पड़ती नहीं है, खुद भी चली जाती है, कोई फोटो आप जरा से जूम करोगे तो चेक्स आ जाते हैं। जब आप WhatsApp पे फोटो सेंड कर लेते हो तो वो kbs में बचती है, वो सिर्फ आपको सुपरफिशियल व्यू दिखाती है, उसके अंदर पिक्सल की स्टफिंग 0 होती है। वो मतलब उससे खतरनाक बहू जैसी होती है, केवल खड़ी तो बहुत अच्छे से, लेकिन उसके मन में बहुत खतरनाक चीजें हैं, मतलब कुछ मन में कुछ और है, बाहर से अपीयरेंस कुछ और है। जबकि जब आप DSLR फोटो खींचते हो तो कैसी आती है, आप उसे कितना भी जूम करके जाओ चली जाएगी, है ना। तो ये स्टफिंग जो होती है पिक्सेल्स की, जब आपकी इंडिविजुअल फाइल्स इतनी एक्सपेंसिव, इतनी हैवी हो जाती हैं कि आप उनको कैरी या माइग्रेट नहीं कर सकते हो, तो आपकी डिवाइसेस इनकम्पैटिबल होना शुरू हो जाती हैं, इंस्टेंट वो खराब। अब 4K वीडियोस आ रहे हैं, 4K वीडियोस आप अपने नॉर्मल लैपटॉप्स पे नहीं चला सकते, तो आप क्या करोगे, अपना गैजेट चेंज करोगे, भले ही वो काम करता हो, है ना। तो चीज़ों को इनकम्पैटिबल होते हैं, ना कि वो खराब होते हैं। तो हमारा आपसे कहना ये है कि जब भी आप प्रोसेसर को चूज करने जाएं कि हमें कौन से प्रोसेसर को चूज करना है, तो आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। जो भी आपकी टू डू लिस्ट हो, टू डू लिस्ट का मतलब कि आपको इससे करवाना क्या क्या है वो सोचिए। उसके बाद कुछ मार्जिन छोड़िए। मार्जिन छोड़ते कैसे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैसे मार्जिन छोड़ते हैं, हम लोग लिखते हैं चार्जर पर 220 वोल्ट प्लस माइनस 5% या प्लस माइनस 5 वोल्ट। इसका मतलब समझते हैं आप लोग क्या? प्लस 5 वोल्ट भी ऑपरेट हो सकता है और माइनस 5 वोल्ट भी। हाँ, मतलब हमने आपको फ्रीडम दी है कि अगर आपके घर में 215 वोल्ट आएगा तो भी चार्जर खराब नहीं होगा, 225 वोल्ट आएगा तो भी चार्जर खराब नहीं होगा। ऐसे ही हम लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें जो हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ रहा है, हाईएस्ट हमारी रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है कि पॉसिबल है कि हमें इस पे एक ऑटोकैड नाम का सॉफ्टवेयर चलाना है। तो हम पता लगाएंगे कि वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कितनी MBs का है, कितने GBs का है, और जब वो रन होता है तो वो कितनी स्पेस एक्वायर करता है हमारे रैम के लिए। ये दोनों चीज़ें हम पता लगाएंगे एक्सट्रीम केसेस पे, और उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि हम कौन सा प्रोसेसर ले लेंगे तो हमारा काम चलेगा। एक बात हम आपको बता दें कि कोई भी चीज़ हो, टाइम का डिफरेंस बढ़ता है, समझिएगा। 8085 जो हमने आपको बताया, इट वाज अ 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या था? हमने अपने माइक्रो प्रोसेसर से कहा कि ये दो संख्याएं जोड़ दो,
ये 8 बिट का नंबर है, ये 8 बिट का नंबर है, दोनों का आंसर निकालना है। माइक्रो प्रोसेसर को दीजिए आप, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है। पहली टी स्टेट में ये 8 बिट अंदर, दूसरी टी स्टेट में ये 8 बिट अंदर, तीसरी टी स्टेट में इनका समेशन और आपको आंसर। लेकिन अगर हम इसी माइक्रो प्रोसेसर से कहें कि ये दो 16 बिट के नंबर हैं, इन दो 16 बिट के नंबर्स को ऐड कीजिए। माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का है, क्या ये इन दो नंबर्स को जोड़ पाएगा? टाइम नहीं, जोड़। पहले इन 8 बिट को जोड़ेगा, उससे एक इंटरमीडिएट रिजल्ट बनाएगा, वो कहीं सेव कर देगा। अगर कैरी आई है तो कैरी को सेव कर देगा। फिर इन दो 8 बिट को जोड़ेगा और पहले रिजल्ट में दूसरा रिजल्ट जोड़ देगा विद कैरी, आपको आंसर दे देगा। इसको होने में लगेगी 3 टी स्टेट्स, इसको होने में लगेगी 7 टी स्टेट्स, लेकिन कर दिया। फॉर एग्जांपल आई एम अ 2 बिट प्रोसेसर, मेरे दो हाथ हैं, हम ये सामान उठा के यहाँ से लेके वहाँ पर रखने हैं, तो हम एक बार में हमने 2 सामान उठाए, 2 वहाँ पर रख दिए। अगली बार में हमने नेक्स्ट 2 सामान उठाए, वहाँ पर रख दिए। यहाँ 8 सामान थे, 4 टी स्टेट लगी, हमने पूरे सामान रख दिए। अगर हमारी जगह दुर्गा जी होती है, क्या 8 हाथ होते हैं, तो क्या होगा? वो 8 बिट प्रोसेसर थी, हम 2 बिट प्रोसेसर है, उनके 8 बिट है। वो एक ही बार, या वो थैनोस आते हैं ना, वो कौन से आयरन मैन की मूवीज आती हैं, एवेंजर्स सीरीज, इसमें उसके कई सारे नाम लगाते हैं, तो वो एक बार में पूरी 8 चीजें उठाता था, तो एक बार में आना देता, तो उसको एक टी स्टेट लगती, हमको 4 टी स्टेट लगी। तो कभी-कभी अगर आपके पास समय की उपलब्धता है और आपके प्रोसेसर्स का कॉन्फ़िगरेशन कम भी है, तो कभी ये मत समझिएगा कि ये प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, कर ले, टाइम है। इन 16 बिट के 2 नंबर्स को 2 बिट प्रोसेसर भी जोड़ देगा। पहले इन 2 को जोड़ेगा, कैरी सेव करेगा, फिर उन 2 को जोड़ेगा, कैरी सेव करेगा, फिर उन 2 को जोड़ेगा, करता रहेगा, आपको आंसर दे देगा। वो अपनी कंपैटिबल लेवल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो पहला काम ये कि हम अपने लैपटॉप को या किसी भी डिवाइस को चूज करते समय अपनी रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करें, और हो सकता वो पैसा बचा के कोई एक दूसरी चीज दे दें जो आपके काम में आ सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑफ आंसर, हमें ये हमेशा तय करके चलना है कि जो भी गैजेट हम लोग ले रहे हैं, स्पेशली कंप्यूटर, ये किन किन चीज़ों के साथ कंपैटिबल है। जैसे कि कंप्यूटर में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको कहा जाता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है। पोर्ट का मतलब बेसिक सही मतलब तो बंदरगाह होता है जहाँ पे जहाज वगैरह आते हैं, लेकिन पुराने इंडिया में जब मतलब किसी प्रकार का मोड ऑफ ट्रैवलिंग नहीं था, तो ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन वाज द शिप्स और द बोट्स वी आर यूजिंग, तो उनको पोर्ट कहते थे। यहाँ पर इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है कि आपका जैसे ये जितनी भी चीजें आपको दिखती है ना, ये देख रहे हो आप, ये बने हुए हैं यूएसबी पोर्ट, ये जो 9 पिन का पोर्ट है ये बीजीए पोर्ट कहलाता है। ये हीट सिंक है, जो लैपटॉप हीट जनरेट करता है, वो यहाँ की मदद से एनवायरनमेंट में डिसअपियर कर दी जाती है। इस तरफ सीडी पोर्ट लगा हुआ है, अब सीडी पोर्ट आना बंद हो गया, बीजीए पोर्ट आना बंद हो गया, क्यों? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सीडी यूज करते हैं, मेमोरी कम होती है सीडी के, तो मैं सीडी में कुछ करना भी नहीं होता। जैसे मान लो हमने प्रिंटर लिया, प्रिंटर का ड्राइवर सीडी का आना था, हमने ले लिया, उसे इंस्टॉल कर दिया। This is because of we want to make laptops slimmer and slimmer every day. सिर्फ लैपटॉप को पतला करने के चक्कर में, तो वो
मोटा था, वो उसे पसंद नहीं करता था, तो वो उसने अपने आप से बीजीए कोड निकाला। क्यों? क्योंकि बीजीए कोड की फिक्स थिकनेस है। जैसे बाजार में आप सीएफएल किसी भी कंपनी की लेके आओ, उसका होल्डर कुछ साइज का होता है ना, समझ रहे? चाहे सिस्का की हो चाहे विप्रो की हो, होल्डर सेम साइज का है। ऐसे ही बीजीए कोड एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनता है। यू कैन नॉट रिड्यूस और इंक्रीज द distance between those 9 points and 3 rows, so you have to be fixed with that architecture. तो क्या करना पड़ा हमें? हमने वो हटाई दी। अब जब वो इतना मोटा कोड नहीं लगेगा, दूसरी के चक्कर में मोटाई बढ़ रही थी, हमने उसकी जगह लगा दिया HDMI कोड। HDMI कोड को लगा दिया और HDMI कोड से कनेक्ट करके हमने एक कनेक्टर बनाया, उसको बोला HDMI टू BGA कन्वर्टर। एक छोटी सी लीड आपके बैग में डाल दी कि जब कभी कहीं ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ के प्रोजेक्टर पे ये BGA कोड लगा हो, तो इसको लगा लेना पहले उस एक्सटेंशन में, और उसका दूसरा एंड जिसमें HDMI लगा हो उसको लगा देना लैपटॉप। तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। सेम विद द CD राइटर। CD राइटर इज थिक। CD राइटर नीड्स मूवमेंट। पूरा ट्रेन बाहर आती है, पूरी ट्रेन अंदर जाती है, और जब भी मूवमेंट होता है तो यू हैव टू गिव सम मार्जिन। आप बिल्कुल बैक टू बैक चीजें नहीं चला सकते, तो उस मार्जिन को, CD की स्पेस को, मोटर को घुमाने के लिए जो स्पेस मिनिमम से मिनिमम रिक्वायर्ड थी, वो मैकबुक जो एप्पल की सीरीज है, उन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों को हटा के अपने थिन लैपटॉप्स एयर नाम से उन्होंने रिलीज किए थे। दे आर लो वेट एंड थिन लाइक एयर। तो उस चक्कर में कंपटीशन क्रिएट हुआ और हम लोगों ने कोड्स हटा दिए और उन कोड्स की जगह हम लोग एक्सटेंशंस दे दिए। अब तो शायद मोबाइल भी ऐसे आ रहे हैं ना, क्योंकि उसमें चार्जर नहीं आ रहा, वो अलग से खरीदना पड़ेगा। एप्पल वाले बस चले तो वो हर कॉल के पहले के अलग से पैसा लें। तो अब हमें सेकंड पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि हाउ वी आर मेकिंग आवर लैपटॉप कंपैटिबल विद द थिंग्स। आपको एक सोच रखनी है अपने अंदर कि जब हम अपना रिसर्च वर्क करेंगे, भले ही MSc का हो, PhD का हो, तो क्या हमें इसको प्रिंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा? क्या हमारे लैपटॉप को वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए है? क्या हमारे लैपटॉप से ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा? क्या हमारे लैपटॉप में लैपटॉप से लैपटॉप डेटा माइग्रेशन पॉसिबल है? और आजकल जो एक नया पॉइंट आ रहा है, क्या आपके लैपटॉप में ऑटो रिकवरी मोड है या नहीं? ऑटो रिकवरी मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप कुछ भी काम करते जाते हैं और लैपटॉप एक मिरर इमेज तैयार करता रहता है आपके सारे कंटेंट्स की। इन सम वर्स्ट सिचुएशंस, अगर आपका लैपटॉप क्रैश कर जाता है तो आपको पूरा का पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा। वरना विश्वास कीजिए, PhD में ऐसी हालत हो जाती है कि कई बार तो मरने का मन करता है बीच में। कई बार मतलब वेरी ऑफन यू फील कि यार आप जीवन में कुछ नहीं, अब मर जाएंगे। तो एवरी टाइम व्हेन योर गाइड विल क्लियर ऑफ योर थीसिस, मतलब हमारे गाइड ऐसे करते थे कि बस अंदर जाओ तो पहले कुछ पेज ऐसे काटते रहेंगे, कुछ पेज काटते रहेंगे, और जब उनका एक थ्रेशोल्ड पार हो जाएगा पेज फाड़ने का, तो वो किसी चीज से फाड़ देगा। लिटरली ही विल क्लियर ऑफ द थीसिस ऐसे फेंक देंगे। ये सब किताब में लिखा है, ये सब भेजा रहा है, सब हटा दो यहाँ से और वो लिख के लाओ जो तुम लिख सकते हो। योर प्लेगरिज्म शुड बी 0। अब यार हम स्टीफन फ्लेमिंग थोड़ी ना है, स्टीफन हॉकिंस थोड़ी ना है कि हम ऐसा लिख देंगे कि जो बिल्कुल प्लैग फ्री होगा। एंटीना की डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, वो तो कहीं से हम लिखेंगे ना। लेकिन कई बार हमने देखा है कि मतलब दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज आई सपोज टू स्पीक हियर, लेकिन गाइड कुछ ऐसे होते हैं कि वो शुरुआत में थोड़े टफ रहते हैं, आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट वो फिर आपकी मदद करते हैं। मतलब किसी ने हमसे कहा था व्हेन आई वाज एनरोलिंग इन PhD कि 3 रिश्ते दुनिया में कभी अच्छे नहीं रह पाते। एक मकान मालिक और किराएदार का, एक सास का बहू का, तीसरा गाइड और उसके PhD स्कॉलर का। मतलब ये रिश्ते अंत तक आते आते खराब हो ही जाते हैं। मतलब बच्चे को लगता है कि ये बहुत परेशान करते हैं और गाइड को लगता है कि ये कुछ काम करता नहीं। तो लेकिन ऐसा है नहीं। थोड़ा सा पेशेंट हम लोगों को रहना पड़ेगा PhD में, जो भी आप लोग भविष्य में करें, बी पेशेंट।
गो द फ्लो, गो विद द फ्लो मतलब जो चीजें चल रही हैं चलने दो। कुछ चीजें समय के साथ ही होती हैं और पीएचडी में से एक है, वो जब होनी होगी वो तभी होगी, आप प्रयास करने से इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इन कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। और आप लोग कुछ पूछिए हमसे सर जनरेशन में डिफरेंस बता बच्चे आपकी मतलब जनरेशन। देखिए जनरेशन में कोई भी बड़ा अंतर नहीं है। जनरेशन में जब हम लैपटॉप का आर्किटेक्चर चेंज कर देते हैं, और जल्दी समझ लीजिए, देखिए ये एक पीसीबी है, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इस पीसीबी में यहाँ पर लगा है माइक्रो प्रोसेसर और यहाँ पर लगी है आपकी मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल ये 1 TB मेमोरी है। अब माइक्रो प्रोसेसर को कुछ भी ऑपरेशन करना है तो वो क्या करेगा, डेटा यहाँ से एड्रेस भेजेगा कि कौन सा डेटा चाहिए। मेमोरी उसको वो डेटा भेज देगी कि लो आप ये डेटा मांग रहे हैं। इस पर वो प्रोसेस कर देगा और प्रोसेस करने के बाद डेटा को भेज देगा कि जाके वापस से सेव हो। अब हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से हटाया और यहाँ लगा, जनरेशन चेंज हो गई। अब हार्ड डिस्क माइक्रो प्रोसेसर भी ज्यादा पास है ना, अब डेटा क्विक जाएगा, क्विक आएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा था, मतलब हमें हर बार एक चीज टेबल से उठा के लानी है और एक चीज हमें यहीं से उठा लेनी है। सो नाउ द मेमोरी इज क्लोजर टू द माइक्रो प्रोसेसर, द कम्युनिकेशन विल बी फास्टर, ultimately the net output will come up here. So this is how when we are just changing the architecture for the sake of speed, it becomes generations. हमने उनके आर्किटेक्चर को चेंज कर करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर चेंज किए कि हमारा आउटपुट क्लियर हो। अब तो डेटा साइंटिस्ट बताते हैं शॉपिंग मॉल ओनर्स को कि आप कहाँ बिस्किट के पैकेट का डिस्प्ले करेंगे तो ज्यादा बिकेंगे। अगर जहाँ दूध के पैकेट, जहाँ कुत्तों का खाना रखा है वहीं बगल में आपने बिस्किट के पैकेट लगाए हैं तो वो मेरी सेल कम होगी। लेकिन जहाँ आपके अमूल का स्टैक लगा हुआ है, when you are selling milk, just place the stack near to that particular place and you will get a more sale of this. This is data analysis. Sir, just like I take the time to resolution or I5 first generation or second generation is better. I5 whether it first generation. हाँ, whether it's first generation. क्यों? क्योंकि वहाँ पर आर्किटेक्चर इज सेकंड लेवल, वहाँ प्रोसेसर ही बढ़ गया। जब प्रोसेसर ही बढ़ गया तो उसकी लोअर जनरेशन भी उस i5 के आर्किटेक्चर चेंजेस को ओवरलैप कर सकती है। क्योंकि देखो i3 का 10th जनरेशन भी होगा तो क्या होगा, प्रोसेसर वही है, सिर्फ लेआउट चेंज हो रहा है ना, प्रोसेसर तो वही है। यहाँ चूंकि प्रोसेसर ही बढ़ गया तो भले लेआउट पुराना भी क्यों ना हो, वो क्विक ऑपरेशन है। सर विंडो चेंज होने में क्या फर्क पड़ता है? 7 विंडोज 7 अल्टीमेट 10 GUI विंडोज, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। GUI दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब हम बटन दबाते हैं और जो चीज हमारे सामने खुल के आती है वो कहलाती है इंटरफेस, मशीन का और हमारा इंटरफेस। हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस नीचे आते हैं, हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं, हम व्यू पे क्लिक कर लेते हैं। दिस इज हाउ द मशीन इज इंटरेक्टिंग विद अस। और ये जो इंटरेक्शन है ये भी हम और आप जैसे लाखों लोग माइक्रोसॉफ्ट को अपने फीडबैक दे देकर उनको अपग्रेड करने को बोलते हैं कि हम इसमें ये चीज़ और चाह रहे थे, ये चीज़ और चाह रहे थे। तो ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसको बदला जाता है, नए ऑप्शंस को इनको अपग्रेड किया जाता है और फिर नई विंडो को लॉन्च करते हैं। ये GUI का फर्क है। इसलिए ऑब्वियसली ये होना चाहिए कि हर नया विंडोज पिछले विंडोज से बेहतर होना चाहिए, लेकिन कई बार हम इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं कुछ चीज़ों के कि नई सुविधाजनक चीज़ भी हमको बुरी लगती है पुरानी चीज़ों में, क्योंकि हम उसमें एक्सपर्ट हैं, इसमें हमें बिगड़ना है। और बताइए किसकी हैंग, ठीक है। उसके 2-3 रीज़न है। जब आप फॉर एग्जांपल हमारे पास एक .blc फाइल है,
लेकिन हमारे लैपटॉप में VLC मीडिया प्लेयर नहीं है, हम लोग उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करें तो कंप्यूटर हमको एक एरर देगा कि दिस फाइल इज इनकम्पैटिबल, क्योंकि हमारे पास इस एक्सटेंशन .vlc ये एक्सटेंशन कहलाते हैं, फाइल से एक्सटेंशन, इसको रन करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर नहीं है जो इस फाइल को रन करे। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसी फाइल्स रन करने की कोशिश करते हैं जो जब ट्रांसफर होकर रैम में आती हैं तो रैम का स्पेस उसके मिनिमम स्पेस से एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए। अब ये बात समझना ऐसे नहीं समझ पाओगे, देखो ये बात कैसे समझेंगे तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रैम है और वो रैम है 128 MB। जब हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो बड़ा सॉफ्टवेयर चलाने के लिए उस सॉफ्टवेयर से 128 MB के रैम में आ जाता है। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मींस रीड ओनली मेमोरी, रैम इज वोलेटाइल, रोम इज परमानेंट। रैम गॉन व्हेन यू आर स्विच ऑफ द पावर सप्लाई बट रोम रिमेंस। अब जब हम बात करते हैं 128 MB, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ 4 टुकड़ों में बटा हुआ है और हर टुकड़ा उसका 200 MB का है। जब आपने इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, इसका मिनिमम एक हिस्सा उठ के रैम में जाएगा, एक हिस्से से कम उठ के रैम में नहीं जा सकता है, एक हिस्सा भी 200 MB का है, आपकी रैम 128 MB की है, आपका सिस्टम क्योंकि हम पूरा एक 800 MB नहीं भेज रहे, लेकिन जो मिनिमम चीज हम भेज सकते हैं वो भी आपके पास नहीं है। इस सिचुएशन में सिस्टम फेल है। जब आप अपने प्रोसेसर पे उसकी कंपैटिबिलिटी से ज्यादा विंडोज खोल देते हो, यू आर डूइंग सो मेनी ऑपरेशंस पैरेलली, तब माइक्रो प्रोसेसर काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, तब सिस्टम फेल करता है। जब आप कोई भी अनकंपैटिबल चीज फोर्सफुली अपने सिस्टम पर रन करने की कोशिश करते हो, सिस्टम फेल करता है। ठीक है? या कई बार कुछ हार्डवेयर बेसिस पर भी ऐसा होता है कि कुछ चीजें प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, क्लॉक सिंक नहीं हो पा रही है, तो भी सिस्टम फेल करता है। तो देयर आर मेनी रीजंस पॉसिबल व्हाई अ सिस्टम गेट फेल। और बताइए और क्वेश्चंस आप लोगों के? तो इसके लिए कैसे सर्किट डॉक्यूमेंट है? 2 GB रैम सफिशिएंट, मतलब इट्स बेटर टू हैव 4 और 6 GB रैम, बट एटलीस्ट 2 GB रैम। ये रैम रोम समझते हो आप लोग? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, समझते हैं ना? एक MB में कितने KB होते हैं? 1024। जनरली बोलते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 1 MB में 1000 KB। ये ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये इस पे चलता है। जैसे एक तार है, इस तार पे 2 चीज पॉसिबल है, या 0 या 1। तो अब आप कम से कम एक तार के बाद एक तार तो बढ़ाओगे, और जैसे ही आप एक तार बढ़ाओगे तो इसका 0 इसका 1, चारों की मिला के 2 to the 4 4 कॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की पावर में चलती है, बाइनरी। तो जब आप 2 4 8 16 32 164 या 128 264 512 512 के बाद 1024 1000 10। ठीक है?